वेनेजुएला को ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला एक आतंकी देश है। वेनेजुएला को हमारी संपत्तियां लौटानी होगी। हम अपना तेल वेनेजुएला से वापस लेकर रहेंगे। वेनेजुएला ने हमारे तेल, ऊर्जा, संपत्तियों पर कब्जा किया है। हम अपना अधिकार वापस लेकर रहेंगे। वेनेजुएला ने हमारे जो रिसोर्सेज गैर कानूनी तरीके से छीने, उसे लौटाना पड़ेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि वेनेजुएला पर अब तक की सबसे बड़ी नौसैनिक घेराबंदी का सामना हो रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वेनेजुएला में जो तेल है वो हमारा है, हमारा तेल हमें वापस दे। वेनेजुएला ने सब कुछ अवैध रूप से छीना था। हम अपने सारे अधिकार वापस लेकर रहेंगे। वेनेजुएला ने हमारा तेल चोरी किया, जमीन और दूसरी संपत्तियां भी वेनेजुएला ने चुराई हैं। ये ट्रंप का कहना। उनके पहले हम आपको ये बयान सुना देते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। वेनेजुएला से ये सीधी टक्कर की तैयारी। Just a blockade. Not going to let anybody going through that shouldn't be going through. You remember they took all of our energy rights. They took all of our oil from not that long ago, and we want it back. But they took it. They illegally took it. Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. अब क्यों हम ये कह रहे हैं कि युद्ध की टिक टिक है? क्योंकि वेनेजुएला भी ट्रंप के आगे अड़ गया है। वेनेजुएला ने अमेरिका पर पलटवार किया। राष्ट्रपति मादुरो ने ट्रंप को जवाब दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ट्रंप को धमकी दी। अमेरिका ने हमला किया तो हम भी जवाब देंगे। हमले के जवाब हमले से ही दिए जाएंगे। वेनेजुएला की सेना को तैयार रहने का आदेश है राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने दिया है। ये जवाब उन्होंने कहा कि तेल टैंकर्स पर बैन लगा दिया गया, जिसके बाद दोनों देशों में जंग के आसार बढ़ गए हैं। एक युद्ध समाप्त होता नहीं, दूसरा युद्ध सामने खड़ा हो जाता है और इस बार ये लड़ाई तेल की है, वेनेजुएला और यूएस के बीच। देखिए, तेल की लड़ाई तो आज से नहीं, पूरे मध्य एशिया, पूरी मिडिल ईस्ट में सारी तेल की लड़ाई चली। इराक पे हमला तेल के लिए किया अमेरिका ने, पूरा सारे उसकी कंपनियों पे कब्जा किया पहले भी। और वेनेजुएला चूंकि तेल उत्पादकों में उसका एक काफी बड़ा रोल है और एक बड़ा प्लेयर है वो वेनेजुएला। अब हालांकि उसके तेल लेने में पाबंदी लगा रखी है वो उसके ट्रेड को लेकर के। अब चूंकि वेनेजुएला एक ऐसा लैटिन अमेरिकन कंट्री है जो अमेरिका की दादागिरी के आगे झुकता नहीं है। जब वो इसके पहले राष्ट्रपति थे, क्या नाम था, जिनकी मौत हो गई, ह्यूगो चावेज। हाँ, ह्यूगो चावेज तो बहुत ही मतलब खुल करके खिलाफ थे। उसके बाद वहाँ जो सरकार आई थोड़ा वो अमेरिका की पक्ष में हो गई। उसके बाद अब जो ये मौजूदा राष्ट्रपति हैं ये भी वेनेजुएला को लेकर के अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के सजा गए। लेकिन चूंकि अमेरिका की ताकत और वेनेजुएला की ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। अब अमेरिका अगर चाहेगा, अमेरिका चिली पे हमला कर चुका है, लेंदे को हटा चुका है, लैटिन अमेरिका में ग्रेनाडा को अमेरिका ने रौंदा तो। लेकिन ट्रंप तो नोबेल पुरस्कार मांग रहे थे, पीस प्राइज मांग रहे हैं ना, दुनिया भर में शांति के ठेकेदार बने हुए थे। इसका जो ओरिजिन है उसको समझिए। वेनेजुएला में एक समय अमेरिकी कंपनियों ने वहाँ ऑयल का जो है एक्सप्लोर किया। ये बात सही है कि उसमें इन्वेस्टमेंट किया, उस ऑयल को वहाँ तक पहुँचाया। लेकिन पहले 1976 में क्रांति के साथ कुछ कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जब चावेज आए तो उन्होंने 2004 में टोटल ऑयल का नेशनलाइज कर दिया। तो अमेरिका की लड़ाई चल रही कि भाई आपने बुला के, हमारा इन्वेस्टमेंट था। एक कंपनी पर अमेरिका ने केस किया, उसमें $1.8 अरब का उस कंपनी को कहा कि आपको अमेरिका को जुर्माना देना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। वो भी अभी मामला लटका हुआ है। तो ये लड़ाई चलती रही है। असल में जब कम्युनिज्म आता है ना, ये तो वैसा ही देश होते हैं कि वो आपकी कुछ नहीं रहेगा, वो तो सारी संपत्ति स्टेट की हो जाती है। अभी तो दुनिया में मिला जुला के वेनेजुएला, क्यूबा, चीन, लाओस और वियतनाम, मुझे लगता है ये 5 उत्तर कोरिया सॉरी, यही नेशन जो है मोटा मोटी कम्युनिस्ट देश बचे हुए हैं। तो उनके साथ वो लड़ाई बहुत लड़ी है और लड़ाई शुरू हो गई है। वो ऐसा नहीं है, ड्रग्स के घेरेबंदी के कारण अभी तो बहुत बड़ा तेल का जहाज जब्त किए हुए हैं। वो ने कहा कि भैया सब हमारे पैसे लगाए हुए हैं, तुमने हमारे साथ डकैती किया है। और अमेरिका की लड़ाई चलती रही उनके साथ। लेकिन यह है कि राष्ट्रपति सब एक सीमा से ज्यादा नहीं लेकिन कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा मामला और इससे आगे का सीरियस लग रहा है। तेल को अपना बताना और फिर तेल के लिए जंग के मैदान में उतर जाने की ट्रंप की शैली है, वो ट्रंप की शैली है कि भाई सब हमारा है।
खबर बांग्लादेश से भी है। बांग्लादेश से परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं। कट्टरपंथियों ने ढाका में इंडियन हाई कमीशन पर हमला करने की कोशिश की है। भारत के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। कट्टरपंथियों के हंगामे के कारण हाई कमीशन को वीजा काउंटर बंद कराना पड़ा है। ये ढाका के हाई सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक जोन है, लेकिन हजारों की संख्या में कट्टरपंथी जमात के लोग इस इलाके में इकट्ठे हुए बैरिकेड्स को तोड़कर इंडियन हाई कमीशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन पर हमले की यह कोशिश है और जमातियों का ये भारतीय उच्चायोग की तरफ कूच करना, ये भारत को आंख दिखाने के जैसा है। दरअसल विनोद जी, ये ढाका जो है पाकिस्तान मॉडल बन रहा है। कट्टरपंथियों के हाथों में ये बांग्लादेश चला गया है और भारत विरोधी मोर्चा वहां पर एक्टिव होता चला अब तो पाकिस्तान का एक्सटेंशन काउंटर बन गया बांग्लादेश। अब वो बांग्लादेश नहीं रहा जिसकी स्थापना कभी भारत ने करने में मदद की थी और जो बांग्लादेश भारत का एक मित्र देश था। मैंने वो दौर देखा है मीनाक्षी, 2012 की बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं। मैं नेपाल गया था, काठमांडू, एक सार्क के सम्मेलन था वहाँ के। वहाँ बांग्लादेशी जर्नलिस्ट आए थे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आए थे, पूरे सार्क कंट्रीज़ के जर्नलिस्ट आए हुए थे, मैं भी था। बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों में बात नहीं होती थी। खाने की टेबल पे हम सब खाते थे, बांग्लादेशी हम लोगों से बात करते थे, पाकिस्तानी हम लोगों से बात करते थे, लेकिन वो आपस में बात नहीं करते थे। इतना उनके अंदर एक दूसरे के प्रति वो था। आज वो बांग्लादेश पाकिस्तानी गोदे बैठ गया। और ये मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा है, जो मौजूदा यूनुस प्रशासन है, अब तो वहाँ चुनाव ना होने वाले हैं, ये क्या मतलब पाकिस्तान के साथ जा करके आपको मिलेगा क्या? ये कट्टरपंथ ये कहाँ पहुँच रहा है बांग्लादेश एक समय हसीना के समय, हालांकि हसीना की भी तमाम नीतियों से हम लोग बहुत सहमत नहीं थे, लेकिन हसीना के समय बांग्लादेश में की अर्थव्यवस्था, वहाँ का रुपया, वहाँ का टका जो था, उसकी काफ़ी स्थिति अच्छी हुई थी, सुधार हुआ था। और आप बताऊँ आपको कि बांग्लादेश से वाकई उस दौर में जो घुसपैठिए आते थे काम के लिए, उनकी संख्या कम हो गई थी, क्योंकि वहाँ काम मिलने लगा था। तो और उसके बाद उस बांग्लादेश को उन्होंने ये कर दिया कि अब कपड़ों के निर्यात में बांग्लादेश का कितना जबरदस्त उसका हाथ हो गया था। नहीं, आगे स्थिति यहाँ पर आ गई कि वीजा काउंटर तक बंद करने की नौबत भारत को लेकर इतना विरोध क्यों है? और जब मैं ये पूछती हूँ कि मुस्लिम इकोसिस्टम चुप क्यों है, और ये मुस्लिम इकोसिस्टम क्या है? ये वही मुस्लिम इकोसिस्टम है जो जमात की शक्ल में बांग्लादेश में काम कर रहा है। ये वही मुस्लिम इकोसिस्टम है जो इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर वहां पाकिस्तान में गर्म हो रहा है। आप देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें लेकर पाकिस्तान तक हंगामा मच गया है। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे से उनका नकाब कहें या हिजाब कहें, बुर्का कहें, वो उनके चेहरे से हटाया। इसे लेकर पाकिस्तान में कट्टरपंथी भड़के हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में मौलाना से लेकर हुक्मरान तक हिजाब खींचने को लेकर भड़के हुए हैं, नीतीश कुमार की निंदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी मौलाना मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार की निंदा करें। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंत्री उस्मा बुखारी ने भी मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। 15 दिसंबर को एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और इसी दौरान महिला जो हिजाब पहनकर वहां पर आई थी, नीतीश कुमार ने उनसे पूछा ये क्या है, उसे अपने हाथ से फिर हटा दिया। नीतीश के इस कदम से भारत में सियासत गर्मा गई, चौतरफा आलोचना हुई, लेकिन पाकिस्तान को एक मुद्दा हाथ लग गया, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। मैं जो बिहार के वजीर आला ने एक बहुत गंदी, घिनौनी और घटिया हरकत की है कि एक बापर्दा खातून का हिजाब खींचा है उसने एक तकरीब के दौरान, उसके ऊपर एज ए मुसलमान औरत, और एक जो है वो ऐसा मतलब शहरी होते हुए जिनके जो ये मैं समझती हूँ कि ये नकाब जो है ये भारत की डेमोक्रेसी के मुंह के ऊपर से खींचा गया है। डेमोक्रेसी के मुंह पर से खींचा गया, ये वो लोग हैं जिनके खुद के यहाँ डेमोक्रेसी का डी नहीं है। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनके अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल के अंदर बंद है, उनकी बहनें बाहर रो रही हैं, उनके ऊपर केमिकल वाला पानी छिड़का जा रहा है। वो तो आपकी अपनी हैं, वो तो खुद मुसलमान हैं, उनके तो नकाब भी है, हिजाब भी है, बुर्का भी है, उनके ऊपर क्यों केमिकल वाला पानी फेंक रहे हैं आप अवधेश जी? ये क्यों नहीं पूछा जाता? नहीं, वो तो ये डेमोक्रेसी बताएंगे पाकिस्तानी? नहीं, वहां 15 अगस्त 1947 के बाद से जो अल्पसंख्यकों को हिंदुओं के मंदिर तोड़ के उस पर शौचालय बनाए गए, उनके साथ
जबरन निकाह किया गया और धीरे धीरे आज हिंदू जो है 12%, 10%, 8% होते हुए हिंदू और सिख 1% तक सिमट गए हैं। उनके यहाँ ये है और कितने लोग खड़ा हुआ बचाने के लिए, जो मोहतरमा बोल रही है, तो वो एक अलग पक्ष है। लेकिन हमारे देश में अब इस समय नीतीश कुमार जी ने उसको कहा कि तू पढ़ी लिखी हो, क्या ये बुर्का पहनती हो, हटाओ इसको। अब ठीक है, वो उस पर हमारे देश में बहस हो सकती है, लेकिन वो कोई मजहब का अपमान थोड़े कर रहे थे। हमारे देश में सेकुलरिज्म के नाम पर यही होता है कि अगर हम हिंदू महिलाओं में पर्दा प्रथा के विरुद्ध थे कि महिलाएं पर्दा क्यों करी, उनके खुले होना चाहिए, उनको वस्त्र खुला पहन के चले, लेकिन एक मुस्लिम लड़की को एक बुजुर्ग नेता कह रहा है, मैं उस तरीके से असहमत हो सकता हूं। लेकिन हमारे देश का इकोसिस्टम इसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहां है भाई? आज उठो ना, वो तो सेकुलर चेहरा है ना, केवल नरेंद्र मोदी के साथ चले गए हैं और सरकार बना रहे हैं, इसलिए उनको इस समय खलनायक बना दो। अब उन पर फतवा जारी हो जाएगा, मैं कह रहा हूं। अरे नीतीश कुमार, विनोद जी, नीतीश कुमार कौन है? नीतीश कुमार वो हैं जो सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। अगर शराबबंदी की तो महिलाओं के लिए की, अगर एजुकेशन बेहतर बनाई तो महिलाओं के लिए की, साइकिलें दी तो महिलाओं के लिए की। आज एक उनके तरीके से मुझे घोर आपत्ति है। इस तरह से हिजाब नहीं खींचना चाहिए था, ये तरीका ठीक नहीं था। आप अपनी जो भी भावना थी आप कह सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन आपने ये किया, ये तरीका गलत था। लेकिन आप नीतीश कुमार के ऊपर जो चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो महिला विरोधी है, क्या वो महिला विरोधी है? नहीं, देखिए दोनों अलग चीजें हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने जो काम किए महिलाओं के लिए, निश्चित रूप से सराहनीय काम किया, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब नीतीश कुमार ने विधान परिषद विधानसभा में एक बयान दिया था, याद करिए, वो महिलाओं को लेकर के कितनी आलोचना हुई थी, कितनी निंदा हुई थी। लेकिन तब नहीं, उसमें भी एक पक्षी नजरिया था। उस वक्त निंदा करने वाले दूसरे खेमे के लोग थे जो उस वक्त विपक्ष में थे, और जो उस वक्त नीतीश कुमार के साथ थे वो नीतीश कुमार का बचाव कर रहे थे। आज नीतीश कुमार का बचाव वो कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के साथ है, और निंदा वो कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ है। ये जो हमारा सिलेक्टिव अप्रोच है ना किसी भी घटना को लेकर के, ये गलत है। घटना अपने आप में गलत है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। वो करने वाले चाहे नीतीश कुमार हो चाहे कोई भी हो। नीतीश कुमार का महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान है, उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन इस घटना की निंदा होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना एक मुस्लिम और हिंदू का सवाल नहीं है। आप सर पाकिस्तान का एक इस्लामिक डॉन कह रहा है कि उसको सजा दे, भारत सजा दे। मैं पाकिस्तान को नहीं ला रहा हूँ, पाकिस्तान को नहीं ला रहा हूँ, मैं तो अपने भारत की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानियों को हक नहीं निंदा करने का, पाकिस्तान को इसको इस्लामी मुद्दा बना दिया गया है। पाकिस्तान वो समस्या वहाँ है। नहीं, पाकिस्तान तो बनाएगा। पाकिस्तान तो वो जो मंत्री था मध्य प्रदेश में जिसने हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी को कहा था, उस पर बनाया था मुद्दा। वो तो हम भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं। वो तो उनका अपना भारत के खिलाफ वो है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो नगण्य कैटेगरी वो अपना कराए, जो उनको कोई हक नहीं है बोलने का। वो अपने यहाँ अपने अल्पसंख्यकों को देखें, अपने यहाँ जो उनके माइनॉरिटीज की हालत है उसको देखें, वहाँ जो हिंदू महिलाओं के साथ हो रहा है उसको देखें। उनको कोई हक नहीं भारत में बोलने का। लेकिन एक भारतीय के नाते नीतीश कुमार की इस एक्ट की निंदा होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए। और ये हम भी अपने कार्यक्रम में इस्लाम विरोधी बता देना, ये नहीं चलेगा। घूंघट उठाए तो इस्लाम मजहब विरुद्ध बता देना तो कोई सीरियस इशू है। आने वाले समय में मौत का फतवा जारी होगा। ये स्त्री की आज हम लोग सम्मान की बात, ये मौत का फतवा जारी होगा। उस लड़की को हीरोइन बना के करोड़ों रुपए उसके पास आने वाले हैं। ये पूरा आधार, वो बंगाल पूरा आधार बन चुका है। 5 को पागल खड़े हो जाएंगे मारने के लिए नीतीश कुमार को। सीरियस इशू है। ये खबर मैं दर्शकों को दे दूं, फिर अगली खबर की तरफ आगे बढ़ूं कि जो जिस महिला के साथ ये हुआ वो थोड़ी झेप गई, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर जो उन्होंने नौकरी का नियुक्ति पत्र था वो भी वापस लौटा दिया और वो बंगाल चली गई। इसकी एक पहलू ये भी है कि वो बंगाल की ही रहने वाली थी, बिहार में पढ़ाई के लिए वो रह रही थी, और फिर वो नियुक्ति पत्र मिलने के दौरान जो कुछ भी घटना घटी वो उससे असहज थी। उन्होंने अपने भाई को कॉल किया और फिर वो वापस बंगाल लौट गई है।